वर्तमान काल में हमारे देश में चुनौतियां बढ़ते जा रही हैं। अभी अभी सुनने एवं देखने को मिला, हमारा देश भारत आबादी के लिहाज से विश्व का सबसे अग्रगण्य देश हो चुका है और उसने चीन को पीछे कर दिया है। और ये बहुत बड़ी आने वाले भविष्य में बहुत बड़ी चुनौती है हमारे देश के लिए, क्योंकि हमारे देश का क्षेत्रफल 7वें नंबर में है और जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान पे। जहां चीन का क्षेत्रफल तृतीय स्थान में था, वो प्रथम स्थान पे था। उसका तो फिर भी औसत अनुपात ठीक था, लेकिन भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से जनसंख्या में बहुत अधिक द्रुत गति से विकास करना कह सकते हैं और आगे बढ़ना, ये बहुत बड़ी चुनौती है। वर्तमान में हमारे देश के सामने जनसंख्या नियंत्रण कानून की सख्त आवश्यकता है। यदि जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा तो उस कारण हमारी बेरोजगारी दर प्रतिदिन बढ़ते जाएगी। और बेरोजगारी दर बढ़ने का दूसरा कारण यह भी है कि वर्तमान में प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बच्चा शिक्षा अर्जन कर रहा है अपने अपने स्तरानुकूल, अपने अपने सुख साधनों के अनुसार, अपनी अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति उपाधि धारक हो रहा है, डिग्रीज ले रहा है। तो ये बेरोजगारी का भी एक कारण है जनसंख्या बढ़ना। और तृतीय एक बहुत बड़ी चुनौती है सामने कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य। शिक्षा एवं स्वास्थ्य सरकारों के विषय हुआ करते हैं। सरकारों का स्टेट्स का पूरा इन पे नियंत्रण होना चाहिए और ये प्रावधान भारतीय संविधान भी कहता है और ये नियम भी कहते हैं। लेकिन वर्तमान में हमारी जो सरकारी शिक्षा है और स्वास्थ्य है, इसके प्रबंधन और अनुचित प्रशासन के कारण ये इसका बढ़ता निजीकरण दिखाई दे रहा है और जो भविष्य के लिए बहुत बड़ी एक चुनौती है, जो सही नहीं है। और अगला पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है वर्तमान में, क्योंकि जनसंख्या इन सब चीज़ों का मूल कारण भी है। जनसंख्या बढ़ती जाएगी, पर्यावरण प्रदूषण होते जाना है, क्योंकि क्षेत्रफल वही है और जनसंख्या बढ़ती जा रही है। और पर्यावरण प्रदूषण यद्यपि ये न केवल भारत का विषय है, अपितु एक वैश्विक विषय है और ये इसको केवल एक देश इसको सुरक्षित नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी कुछ हद तक यदि देश के नागरिक अगर जागरूक हो जाएं तो इस के संदर्भ में, इसके विषय में जागरूकता की जा सकती है और पर्यावरण प्रदूषण से बचा जा सकता है। वर्तमान के मशीनी युग, तंत्र युग और बढ़ते मोटर कार वाहनों के बढ़ते प्रयोग के कारण कल कारखानों से जो निकलने वाला धुआं है, उसके कारण वर्तमान में पर्यावरण प्रदूषण होते जा रहा है और जो बहुत बड़ी चुनौती है। और दूसरा इसी के साथ साथ नगरीय और महानगरीकरण का प्रभाव, बढ़ता हुआ प्रभाव कहीं न कहीं पर्यावरण प्रदूषण का बहुत बड़ा हेतु है और एक बहुत बड़ी चुनौती के सामने है। और अगला जो जल संरक्षण एवं जल प्रदूषण अभी देखने को मिलता है ग्रीष्म ऋतु में समाचार पत्रों के माध्यम से। उस शहर में लोग जल के लिए आंदोलन कर रहे हैं, जल प्राप्त नहीं हो रहा है या कहीं पे प्राप्त हो रहा है तो गंदा प्राप्त हो रहा है, प्रदूषित प्राप्त हो रहा है। कैसे जल कहां से प्राप्त होगा? हमने अच्छे अच्छे जल के स्रोतों को खंडित करके, विखंडित करके, हमने उनको खत्म करके हमने वहां पे नगरीकरण का प्रभाव बढ़ा दिया गया है। हमने अच्छी अच्छी कृषि भूमि में जहां से नीचे से भी जल के स्रोत उत्पन्न हो सकते थे, वहां पे बड़े बड़े भवन खड़े कर दिए हैं, महल खड़े कर दिए हैं। और व्यक्ति गांवों से, पर्वतीय अंचलों से पलायन करते करते एक शहर में हुजूम की तरह बढ़ते जा रहा है। तो जल की कमी और जल प्रदूषण तो होना स्वाभाविक है, क्योंकि वही जल के स्रोत थे, वो जल के स्रोत भी कम कर दिए और जनसंख्या बढ़ती गई है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है। व्यक्ति के पास पैसा है, व्यक्ति के पास अच्छी इनकम है, अच्छा वेतन मिल रहे हैं, अच्छे आय के स्रोत हैं, लेकिन ये चुनौतियां, इन चुनौतियों से पार केवल अच्छे वेतन के माध्यम से या अच्छे आय के स्रोत के माध्यम से नहीं पार पाया जा सकता है, जब तक प्रत्येक नागरिक पे इनके प्रति अवेयरनेस नहीं आएगी। क्योंकि भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत भी वर्णित है, क्योंकि जो जल स्रोत हैं, जो तालाब हैं, कुएं हैं, पर्यावरण, प्राकृतिक संपदाएं हैं, इनके संरक्षण का कार्य प्रत्येक व्यक्ति का है। क्योंकि साझा संपत्तियां होती हैं और जो कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं, उन कॉमन प्रॉपर्टीज के संरक्षण के लिए प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व होता है। एक व्यक्ति के जागरूकता से, एक व्यक्ति के जागरूकता के प्रभाव से उनका संरक्षण नहीं किया जा सकता है। और ये वर्तमान में चुनौतियां हैं। क्या जो लोग कभी ये सोचा, मैं दूसरे थोड़ा सा हट
करके बोलना चाहूँगा कि जब हम जल के लिए आंदोलन करते हैं तो क्या कभी हमने ये भी सोचा, आत्मावलोकन किया कि हमने कभी एक पेड़ के संरक्षण का संकल्प लिया? क्या हमने एक पेड़ लगा करके उसको बड़ा किया? क्या हमने जल स्रोतों में पौधों को लगाया, रोपित किया? क्या जल संरक्षण को बढ़ाने के लिए, जल स्रोतों को बढ़ाने के लिए हमने कोई कार्य किया? नहीं किया तो फिर हमें आंदोलन करने का भी अधिकार नहीं होता है। तो वर्तमान में प्रत्येक व्यक्ति इसके प्रति अवेयर, जागरूक हो और तभी इनके ये जो समस्याएं हैं इनसे पार पाया जा सकता है। और अगली बहुत बड़ी चुनौती है कि वर्तमान में कृषि एवं वास्तविक किसानों का प्रोत्साहन, जो वास्तविक किसान हैं और ऐसे भी किसान वर्तमान में दिखाई दे रहे हैं, किसान सम्मान निधि भी प्राप्त होती है लेकिन एक खेत तक भी आबाद नहीं होता है। तो ये कितनी बड़ी चुनौती है। हमें सरकार के द्वारा निःशुल्क राशन भी दिया जा रहा है, कम दाम में भी राशन दिया जा रहा है सब्सिडी के माध्यम से, लेकिन कल्पना करें आने वाले समय में यदि हमारे जो वास्तविक किसान हैं वो कृषि कार्य करना छोड़ दें, धीरे धीरे छोड़ दें। हमारे ग्रामीण अंचलों में और पर्वतीय अंचलों में जिस प्रकार से किसानों का पलायन हो चुका है नगर की ओर, और उनने अपनी जो जमीन थी वो बंजर कर दी, अगर ऐसे ही जो वास्तविक किसान हैं हमारे देश के यह भी अगर हतोत्साहित होकर के इस प्रकार का कार्य करने लगे तो हमारे जीवन का क्या मूल्य, हमारे वेतन का क्या मूल्य, हमारे जो आय के स्रोत हैं इनका क्या मूल्य। और प्रत्येक व्यक्ति यदि ऐसा हो जाए तो प्रत्येक व्यक्ति के सामने ये बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। कहाँ से अन्न आएगा, कहाँ से जल आएगी, कहाँ से हमें शुद्ध वायु, पवित्र वायु प्राप्त होगी और कैसे हमारा जीवन संचालित हो पाएगा। और ये जो मुद्दे मैंने आपको बताए, प्रमुख मुद्दे, यद्यपि मुद्दे अन्य भी हैं, बहुत सारी चुनौतियां हमारे देश के सामने, लेकिन ये प्रमुख मुद्दे हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक हैं और प्रत्येक व्यक्ति को इन मुद्दों पर जागरूक होना पड़ेगा। एक सबसे पहले हम चिंतन से शुरुआत करें, हम विचारात्मक एक आंदोलन तो करें, वैचारिक रूप से तो हम प्रारंभ करें, फिर कर्म में प्रवृत्त होएं और तभी आने वाले समय में हमारा जीवन सुरक्षित रह सकता है। नहीं तो मैं यदि एक अच्छा वेतन भोगी हूं तो मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मैं उस वेतन से क्या करूंगा जब मुझे शुद्ध वायु प्राप्त नहीं हो पाएगी, मुझे अच्छा अन्न प्राप्त नहीं हो पाएगा, मुझे अच्छा जल प्राप्त नहीं होगा, या मैं जल के लिए आंदोलन करूंगा, जल के लिए भटूंगा। और मैं इतना भी कह देता हूं, जो वर्तमान की परिस्थितियां हो रही हैं, आने वाले समय में यदि तृतीय विश्व युद्ध की संभावनाएं होंगी तो वो जल के कारण होगी। न केवल ये हमारे भारत देश का मुद्दा है, अभी तो पूरे विश्व का मुद्दा है। तो और ये सारे मुद्दों में यदि हम सब लोग जागरूक होकर के, एक सम्मत होकर करके, समान भाव से हम आगे को बढ़ें और भारतीय संविधान की मूल भावना को, मूल मौलिक कर्तव्यों को आत्मसात करते हुए हम आगे को बढ़ें, तो कहीं न कहीं हम अपने विद्यालय पक्ष से, अपने समाज पक्ष से, अपने सोसाइटी जहां पर भी रहते हैं उसके माध्यम से हम कुछ न कुछ बेहतर कर सकते हैं। भौतिक विकास के कारण या भौतिक विकास में ही जीना हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, अपितु कुछ हमें भौतिक विकास के अलावा भी सोचना चाहिए। केवल भौतिक विकास या भौतिक जगत की शिक्षा को लेकर के ही हम अपने जीवन को सफल नहीं बना सकते, जीवन को संरक्षित नहीं कर सकते। इन शब्दों को हमें, इन विषयों पर, इन संदर्भों पर हमें सोचना पड़ेगा समय रहते हुए, नहीं तो आने वाला समय बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। सरकारें, हमारे जो नीति निर्माता हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं करते रहेंगे, बड़े बड़े वादे करते रहेंगे, बड़ी बड़ी बातें करते रहेंगे, हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे, लेकिन ये कहीं न कहीं ये भौतिक विकास मानव जीवन का, प्राणी मात्र का ये विनाश का भी कारण हो सकता है। और इसके लिए हमें अभी से जागरूक होना पड़ेगा। अभी से हम जागरूक हो गए तो कहीं न कहीं हम प्रकृति का संरक्षण कर पाएंगे, हम अपने जीवन का संरक्षण कर पाएंगे और हम एक सुखद, एक सफल जीवन जीने के लिए हम अग्रसर होंगे। तो इन्हीं मुद्दों पर आप सब लोग, हम लोग मिल करके आगे को जागरूक हुए, यही मेरी तमन्ना है, यही मेरी कामना है। और इस वीडियो को बनाने का मेरा जो मूल मकसद है, उद्देश्य है, वह यही है। धन्यवाद। मैं हेमंत।